रोहित की बात जैसे ही नमन ने सुनी, उसके हाथ में मौजूद वह प्लेट टूट कर नीचे गिर गई। वह पूरी तरह शौक होकर बोला, रोहित, या क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह कहाँ जा सकती है? जरूर वह आस पास ही होगी। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। रात भी काफी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। या कहते हुए वह सीधे हॉल में आया, लेकिन तभी रोहित ने कहा, मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। यह सुनकर नमन ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह जरूर यहीं कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी। तुम जाकर पता करो, बहुत जल्द वह मिल जाएगी। और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी का। यह सुनकर अब रोहित ने गुस्से के साथ कहा, नमन, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरी भी बेटी है। जितनी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, उतनी ही मुझे भी है। इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने वहाँ के बच्चों से भी पूछा, पर वह उनके पास भी नहीं आई। तो फिर तुम बताओ कि अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? वह दोनों ही अब काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से अंतरा कहाँ जा सकती थी। तभी नमन ने कहा, अब हम क्या करें? वह हमसे बिना बताए कभी भी इस तरह बाहर नहीं जाती। तुम एक बार उसके सभी दोस्तों के पास भी पता करो, क्या पता वह अपने दोस्त श्रेया के पास में गई हो। यह सुनकर रोहित को भी कुछ याद आया। उसने जल्दी से कहा, ओह हाँ, मैंने श्रेया के पास तो कॉल ही नहीं किया। एक बार उसके पास भी कॉल कर लेता हूँ। यह कहकर उसने अब डायरेक्ट श्रेया के पास कॉल डायल किया, लेकिन उधर से श्रेया का फोन नहीं लगा। यह देखकर रोहित ने कहा, शायद वह अपना कॉल ही पिक नहीं कर रही है। तभी नमन ने कहा, तो तुम उसके डैड के पास कॉल करो। इसके जवाब में रोहित ने फिर से अपना सर हिलाया और उसने श्रेया के डैड के पास कॉल किया। श्रेया के डैड ने कॉल किया तो रोहित ने जल्दी से कहा, मिस्टर सिंह, क्या आपके घर में मेरी बेटी अंतरा आई है? उधर से श्रेया के पापा ने कहा, नहीं तो वह तो यहाँ पर नहीं आई। उनकी यह बात सुनते ही अब रोहित और नमन दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि श्रेया आखिरी ही रास्ता बची थी जिस पर उन्हें यकीन था कि अंतरा उसके पास ही गई होगी। लेकिन यह सुनकर अब नमन जल्दी से फोन लिया और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई श्रेया और अंतरा एक साथ नहीं हैं? तभी उधर से श्रेया के डैड ने कहा, नमन जी, मेरी बेटी आज इंडिया चली गई थी, तो फिर वह अंतरा के पास कैसे हो सकती है? यह सुनते ही अब रोहित और नमन एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने फिर कहा, अच्छा, शुक्रिया। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और अब नमन ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब हम कहाँ ढूंढें अंतरा को? श्रेया तो आज इंडिया चली गई, तो फिर अंतरा कहाँ जा सकती है? रोहित, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर उसे गलती से भी कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रोहित ने भी घबराते हुए कहा, मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमने आज तक उसे कोई भी तकलीफ होने नहीं दी, लेकिन इस तरह से उसका गायब होना मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? किडनैप का नाम सुनकर नमन ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, उसके आसपास हमने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है, तो फिर वह किडनैप कैसे हो सकती है? इसके जवाब में रोहित ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है। मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन तभी नमन ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं दानिश सर को क्या जवाब दूंगा? मुझे तो सबसे ज्यादा उनकी ही टेंशन हो रही है। यह सुनकर रोहित ने कहा, हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी दानिश सर की टेंशन हो रही है, क्योंकि वह जब अंतरा के बारे में पूछेंगे तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अंतरा तो यहाँ पर है ही नहीं। जब उन्हें पता चलेगा कि अंतरा यहाँ पर नहीं है, तब वह हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, और उनके गुस्से को तो कोई भी नहीं झेल पाता। यह सारी बातें सुनकर नमन ने कहा, हमें इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर अंतरा को ढूंढ लेंगे तो अंतरा जरूर मिल जाएगी। चलो, हम अभी चलते हैं। इसके जवाब में नमन ने भी अब अपना सर हिला दिया। वह दोनों अंतरा को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। इधर दूसरी तरफ इंडिया, सुबह का वक्त था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त एक लड़की अपनी आंखों पर बड़ा सा गॉगल लगाए और अपना बड़ा सा लगेज लिए मुस्कुराते हुए खड़ी चारों तरफ देख रही थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की मिडी पहन रखी थी।
उसकी हाइट काफी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने हाई हील पहन रखी थी जिसमें उसकी हाइट काफी ज्यादा क्यूट नजर आ रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी, जिस पर वहां मौजूद सभी आने जाने वाले लोगों की नजर थी। लेकिन वह लड़की इस वक्त अपने फोन में खोई हुई थी। उसने अपने फोन में हेडफोन लगाया रखा था, पर तभी वहां पर एक दूसरी लड़की की जोर से आवाज आई, अंतरा, अंतरा, तुम कहाँ खोई हो? यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। जल्दी से मेरे पास आओ। अंतरा, जिसने कान पर हेडफोन लगाया था, लेकिन अभी वह सामने खड़ी श्रेया को आवाज लगाते हुए सुन चुकी थी, उसने जल्दी से अपना हेडफोन निकाला। हेडफोन निकालते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, फाइनली इंडिया में मैं पूरे 4 साल बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ और अब मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए वह मुस्कुराई और सीधे श्रेया की तरफ बढ़ गई। श्रेया ने इस वक्त लॉन्ग शर्ट पहन रखा था, वह भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। अंतरा ने श्रेया को गले लगा लिया, श्रेया ने भी उसे गले लगा लिया और वह दोनों खुशी के साथ बोली, फाइनली हम दोनों इंडिया में हैं। उन दोनों के चेहरे पर इंडिया आने की खुशी अलग ही दिख रही थी। तभी अंतरा ने श्रेया से दूर होते हुए कहा, लेकिन श्रेया, मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर श्रेया ने नासमझी में कहा, अब तुम्हें किस बात का डर है? अब तो हम इंडिया में हैं ना। इसके जवाब में अंतरा ने उदासी के साथ कहा, नहीं, पर मुझे अपने दोनों डैडी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह दोनों इस वक्त मुझे ढूंढ रहे होंगे ना। क्या मैं उनके पास कॉल करके बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंडिया में हूँ? यह सुनकर श्रेया ने जल्दी से अपना सरना में हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, अभी उन्हें गलती से भी कॉल मत करना, वरना जितनी खुशी तुम्हें इंडिया आने पर हुई है, उतनी ही तकलीफ होगी तुम्हें इंडिया से जाने पर होगी, क्योंकि वह दोनों तुम्हें तुरंत इमोशनल ब्लैकमेल करके बुला लेंगे। लेकिन तुम्हें ब्लैकमेल वाला फूल नहीं बनना, बल्कि उन्हें खुद इमोशनल ब्लैकमेल करना है और इसके लिए तुम्हें कम से कम एक दिन का वेट करना ही होगा। एक दिन का नाम सुनकर अंतरा ने कहा, आई थिंक यू राइट। मुझे अभी के लिए इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यह सुनकर श्रेया मुस्कुराई। फिर तभी श्रेया के ड्राइवर ने उनके लगेज को कार में रख दिया। श्रेया अंतरा को अपने साथ लेकर कार में बैठी, लेकिन तभी अंतरा ने कहा, श्रेया, हम कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि अभी तुम्हारे मॉम डैड तो सिंगापुर में हैं, तो तुम कहाँ रहोगी? क्या तुम्हें अपने विला में जाओगी रहने के लिए? इसके जवाब में श्रेया ने अपना सर हिला दिया और बोली, नहीं, मेरे मॉम डैड अगले वीक में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वह आ जाएंगे तभी वह विला की साफ सफाई करवाएंगे और फिर तभी हम वहां पर सेटल होंगे। यह सुनकर अंतरा ने फिर नासमझी में कहा, तो फिर हम दोनों कहाँ पर रहने वाले हैं? इसके जवाब में श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने नासमझी में कहा, लेकिन हम कहाँ रहेंगे, यह तो बता दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकान फील कर रही हूँ। मुझे घर जाकर सिर्फ और सिर्फ सोना है और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब तक मुझे कंफर्टेबल बेड नहीं मिलेगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तभी यह सुनकर श्रेया ने कहा, मैंने एक अपार्टमेंट में कुछ वक्त के लिए बुक कर लिया है। जब तक मेरे मॉम डैड यहाँ नहीं आ जाते तब तक हम उस अपार्टमेंट में रहेंगे, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हें वहां पर कंफर्टेबल बेड भी मिलेगा और तुम अच्छे से सो भी जाना। यह सुनकर अंतरा ने फिर स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में उनकी कार अपार्टमेंट के बाहर रुकी। वह दोनों सीधे अपना अपना लगेज लेकर अपार्टमेंट में पहुंच गईं। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही अंतरा जल्दबाजी के साथ बोली, अब जल्दी से बताओ मेरा रूम कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद लगी है। इसके जवाब में श्रेया ने उसे कोने वाले रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें विंडो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें विंडो वाला रूम दे दिया है। तुम जाओ, जाकर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ। यह सुनकर अंतरा ने स्माइल के साथ कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जिसके बाद वह वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। इधर उसके जाने के बाद फिर वह भी अपना लगेज लेकर सीधे कमरे में आई। इधर दूसरी तरफ सिंगापुर में अब रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन नमन और रोहित को अंतरा का कहीं कोई अता पता नहीं चला था।
अब वह दोनों थक हार कर घर वापस आए। नमन की आंखें भर आई थी। वह वहीं सोफे पर बैठकर बोला, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वह अभी इतनी भी समझदार नहीं है। कहने को वह 19 साल की हो गई है, लेकिन अभी उसके अंदर बच्चों जैसा दिमाग है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहित भी बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन उसने नमन को समझाते हुए कहा, नमन तुम खुद पर यकीन रखो, हम जरूर अंतरा को ढूंढ लेंगे। उसे कुछ नहीं होगा। इसके जवाब में नमन अभी कुछ कहता, उससे पहले उसका फोन बजा। फोन रिंग की आवाज सुनते ही नमन और रोहित दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जैसे उन्हें पता हो कि कॉल किसका आ रहा था। तभी रोहित ने धीरे से नमन से कहा, नमन इस तरह सिचुएशन से भाग हम नहीं सकते। तुम कॉल पिक करो और दानिश सर से बता दो साफ साफ कि अंतरा यहाँ से कहीं गायब हो गई है। क्या पता वह हमारी हेल्प कर सके। यह सुनकर नमन ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने हम पर कोई नाराजगी दिखाई तब हम क्या करेंगे? और अगर उन्होंने सजा के तौर पर अंतरा के लिए मिलने के बाद अंतरा को ही हमसे दूर कर दिया, तब हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है ना कि दानिश सर की सजा कितनी भयानक होती है। यह सुनकर रोहित भी अब तो कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन तभी फिर से फोन रिंग हुआ। उसे देखकर रोहित ने कहा, नमन अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे तो अंतरा हमें नहीं मिलेगी। कम से कम अंतरा हमारी आंखों के सामने रहेगी, हमें यही सुकून रहेगा। इसीलिए प्लीज कॉल पिक करो और दानिश सर से बता दो। उसकी यह बात सुनकर अब नमन भी कुछ कह नहीं पाया। उसने भी हिचकिचाते हुए तभी उधर से गुस्से भरी आवाज आई, अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप मेरा? क्या कर रहे थे इतनी देर से? उधर से गुस्से भरी आवाज सुनकर नमन नहीं चाहते हुए या कहा, सॉरी दानिश सर, एक्चुअली, लेकिन इसके आगे वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उधर से दानिश की गुस्से भरी आवाज आई, कहाँ है वह? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। रोहित और नमन दोनों को भी समझ आ चुका था कि कहीं ना कहीं दानिश को कुछ तो पता चल चुका है, जिस वजह से दानिश इस तरह गुस्से में उनसे बात कर रहा था। तभी नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर, एक्चुअली बात यह है कि यहाँ अंतरा हमें कहीं नहीं मिली। हम उसे शाम से खोज रहे हैं, पर उसका कोई अता पता नहीं है। यह बात सुनकर उधर से कुछ सेकंड के लिए आवाज आनी बंद हो गई। वहां से कोई आवाज नहीं आई, जिस वजह से नमन ने फिर से घबराते हुए कहा, देखिए दानिश सर, हमें पता है कि आप इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमने अंतरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। हमें नहीं पता था कि वह अचानक से कहाँ चली गई, लेकिन हमने शाम से उसे ढूंढा है, लेकिन वह अभी तक कहीं नहीं मिली। हमने उसके फ्रेंड से भी बात की और उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हमारे पास बस अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि हम आपसे सच बता दें और आप अंतरा को ढूंढने में हमारी हेल्प करें। प्लीज दानिश सर, अभी के लिए आप गुस्सा छोड़कर अंतरा को ढूंढने में हेल्प कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर आपको आगे हमें जो सजा देनी होगी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन नमन की सारी बातों का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उधर से अब तक कॉल कट हो चुका था। ऐसे में दानिश ने बिना कोई बात सुने दानिश का कोई जवाब देना देख नमन परेशान हो गया और रोहित से बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। दानिश सर ने बिना कोई जवाब दिए ही कॉल कट कर दिया। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अब कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। रोहित, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रोहित ने उसे संभालते हुए कहा, नमन तुम इतना क्यों डरते हो? कुछ नहीं होगा। वैसे भी दानिश सर हम दोनों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर हम दोनों को कुछ हुआ तो अंतरा खुद जी नहीं पाएगी। वह अच्छे से जानते हैं कि अंतरा हम दोनों से कितना ज्यादा प्यार करती है और दानिश सर ने हमें खुद बचपन से अपने साथ रखा हुआ है। आज तक सभी ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन हम दोनों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए दानिश सर भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तुम बस खुद को संभालो और अब अंतरा को ढूंढने के लिए कोई और प्लान सोचते हैं। यह सारी बातें सुनकर अब रोहित भी कुछ नॉर्मल हुआ और वह दोनों अंतरा के बारे में सोचने लगे। इधर इंडिया में अपार्टमेंट में अंतरा इन सब से बेखबर काफी सुकून से सो रही थी। अपार्टमेंट में अंतरा इस वक्त
अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी वहां की डिम लाइट में किसी ने अंतरा के बालों पर अपना हाथ फेरा और बालों में हाथ फेरते हुए उस इंसान ने अपनी पतली उंगलियों से अंतरा के गालों को सहलाया। अंतरा नींद में ही कसमसाने लगी और उसने करवट बदलनी चाही, लेकिन उस इंसान ने उसे सीधे अपनी तरफ घुमा लिया और उसने उसके होठों को अपनी उंगलियों से मसल दिया। अचानक से अंतरा की झटके के साथ नींद खुल गई और वह तुरंत दर्द से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही श्रेया, जो साइड वाले रूम में थी, वह लगभग दौड़ते हुए अंदर आई और बोली, अंतरा, व्हाट हैपेंड? अंतरा का चेहरा इस वक्त दर्द से भरा हुआ था और पसीने से लथपथ था। यह सब देखकर श्रेया ने हैरानी से कहा, एसी तो अपने लेवल पर है, तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? आर यू ओके? यह कहते हुए अंतरा के पसीने को साफ करने लगी। अंतरा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। यह सुनकर श्रेया ने कहा, तुम हमेशा ऐसे ही तो सपने देखती हो। तुम हमेशा जब ऐसे सपने देखती हो तो मेरे पास कॉल करके बताती हो। आखिर मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें उस अनजान शख्स के ऐसे सपने क्यों आते हैं, जबकि उसका तुम्हारा रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे वह ब्लू फेस वाला इंसान सपने में क्यों दिखाई देता है और वह क्यों हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि वह जो कोई भी है, मुझे उससे सपने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं डर से हमेशा अपनी नींद से जाग जाती हूँ। तभी श्रेया ने कुछ सोच कर कहा, बाय द वे, क्या तुमने कभी उस इंसान का चेहरा ठीक से देखा है? इसके जवाब में अंतरा ने अब कुछ सोचा और बोली, सपने में तो वह हमेशा मुझे अंधेरी रात में ही दिखाई देता है, लेकिन मैंने उसकी काली गहरी आंखें देखी हैं और मैं यह गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर मैंने वह आंखें रियल लाइफ में किसी की भी देखी तो मैं पहचान जाऊंगी कि सपने में वही इंसान आता है। तभी यह सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर अंतरा का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, मैं कोई फालतू वाली बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वह आंखें बहुत ही अलग थी। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में किसी की भी ऐसी आंखें होंगी जो किसी को भी परेशान कर दें। इसके जवाब में श्रेया ने फिर खुद को कंट्रोल किया और बोली, अंतरा, तुम कभी कभी सच में बिल्कुल वाइल्ड फैंसी भरी बातें करती हो। वह इंसान तुम्हें सपने में दिखाई देता है। सपने का रियल लाइफ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम्हारा वो सपने वाला प्रिंस चार्मिंग जो तुम्हें सपने में आकर डराता है, वह कहीं तुम्हें रियल लाइफ में दिखाई देगा और रियल लाइफ में तुम्हें डराएगा? यह सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, मैं सिर्फ उससे सपने में ही डरती हूँ, रियल लाइफ में मैं उससे कभी नहीं डरूंगी। बल्कि एक बार बोल रही है, लाइफ में मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़कर उसके मुंह पर पंच कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने हाथों का पंच बना लिया। तो वहीं श्रेया ने चिढ़कर कहा, वह तो वक्त बताएगा। वैसे फिलहाल के लिए वह तो इंसान तुम्हारे सामने नहीं आने वाला, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर कर दिया है। अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, हम साथ में डिनर करते हैं। यह सुनकर फिर अंतरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वह उठकर बाथरूम में चली गई। श्रेया भी बाहर आई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर हॉल में आई और श्रेया के साथ मिलकर डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद श्रेया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, तुम 4 साल बाद दिल्ली आई हो, इसलिए तुम अभी यहाँ के बारे में उतना नहीं जानती होगी, क्योंकि जब तुम यहाँ से सिंगापुर गई थी तो तुमने बताया था कि तुम्हारी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन तुम्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने बचपन की आधी से ज़्यादा बातें भी नहीं याद हैं। इसलिए मैं तुम्हें अब इंडिया में रहकर सबसे पहले दिल्ली घुमाऊंगी और दिल्ली के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन जयपुर लेकर जाऊंगी, जहां पर तुम अपनी पुरानी यादें फिर से ताज़ा करोगी। ओके। लेकिन उसकी यह सारी बातें सुनकर अंतरा ने अपना सिर ना में हिला दिया। यह देखकर श्रेया ने ना समझी में कहा, यह क्या तुम अपना सिर ना में क्यों हिला रही हो? क्या तुम्हें नहीं घूमना? पर मैंने तो सोचा था कि तुम इंडिया घूमने के लिए आई हो।
इसके जवाब में अंतरा ने कहा, नहीं, मैं इंडिया घूमने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इंडिया आने का मकसद मेरा कुछ और है। मकसद के बारे में सुनकर तभी श्रेया ने उसे घूरते हुए कहा, कहीं तुम कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो जो इंडिया आकर अपना कोई मकसद पूरा कर रही हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे पहले ही बता दो। मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में शामिल होने वाली नहीं और ना ही मैं कहीं बम विस्फोट करने वाली हूँ। यह सारी बातें सुनकर अंतरा ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, जस्ट शट अप। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढो मिशन के लिए आई हूँ। दोस्त ढूंढो मिशन के नाम को सुनकर श्रेया उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, यह कैसा अजीब सा मिशन है तुम्हारा? इस मिशन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना तुम्हारे मुंह से। इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मैंने तुमसे कभी मेरे एक बहुत खास दोस्त के बारे में नहीं बताया। वह मेरी जिंदगी का सबसे पहला दोस्त था। उसकी वजह से मैंने दोस्ती के मतलब और मायने जाने थे। यह सुनकर श्रेया ने नासमझी में कहा, तो फिर अब तुम्हारा वह दोस्त कहाँ पर है और तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, एक्चुअली वह मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे अभी भी सिर्फ उसका नाम याद है, जो कि उसका नाम है दृश्यम। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे उससे मिलना है। पता नहीं मैं उसे याद होंगी भी या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे वह याद है और मैं उससे मिलकर उसके साथ फिर से बचपन की तरह खेलना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे मेरे दोस्त तक पहुँचा दो। यह सारी बात सुनकर श्रेया ने कन्फ्यूजन के साथ कहा, अंतरा तुम फिर से फटेंसी भरी बातें कर रही हो। एक नाम जान लेने की वजह से तुम उस इंसान के पास कैसे पहुंच सकती हो? जैसे फिल्मों में होता है कि नाम की वजह से कोई इंसान दूसरे इंसान के पास पहुंच जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कहीं नहीं होता। दृश्यम नाम के इंडिया में हजारों लोग होंगे और हजारों में से हम तुम्हारे दृश्यम को कैसे ढूंढ लेंगे? तभी अंतरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि उन हजारों में से एक दृश्यम इस दिल्ली में रहता है और मैंने तुमसे एक बात और भी छुपाई है। यह सुनकर श्रेया ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि अभी तुमने सिर्फ एक ही बात मुझसे छिपाई है। मुझे लगता है कि तुमने अभी बहुत सारी बातें मुझसे छिपाई हैं। अब जल्दी जल्दी अपने सारे राज खोल दो, वरना बाद में मुझे पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर अंतरा ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, एक्चुअली यह बात बहुत पर्सनल है। मैंने कभी उसका डैड के आगे जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गलती से भी उनके आगे इस बात का जिक्र करती तो वह शायद उदास हो जाते। लेकिन यह बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि मैंने अपने डैड की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। यह सुनते ही श्रेया शौक रह गई और वह शौक होकर बोली, वाट, क्या तुमने अपने डैड की अडॉप्टेड चाइल्ड हो? इसका मतलब नमन अंकल तुम्हारे रियल डैड नहीं है। अंतरा ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, वह मेरे रियल डैड नहीं है, लेकिन तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा, राइट? श्रेया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, सही कह रही हो तुम। रियल डैड तुम्हारे रियल डैड नहीं है। इस बात का तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। मुझे क्या, दुनिया में किसी को भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों डैड तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वह तुम्हारी हर एक छोटी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इतना तो मेरे डैड, जो कि मेरे सगे डैड हैं, वह भी नहीं करते जितना तुम्हारे डैड ने किया है। सच में तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसे दो डैड मिले हैं। अंतरा उसकी यह सारी बातें सुनकर बोली, हाँ, मुझे पता है, मैं दुनिया की बहुत लकी इंसान हूँ कि मुझे मेरे दो डैड मिले हैं और दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं तो कभी उनके सामने इस बात का गलती से भी जिक्र नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वह दोनों यह सुनकर बहुत उदास हो जाएंगे। लेकिन तभी श्रेया ने कहा, लेकिन इन सब से तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त का क्या कनेक्शन है? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, कनेक्शन यह है कि अनाथ आश्रम में रहती थी। मेरा दोस्त मुझे पहली बार उस अनाथ आश्रम में मिला था।
मुझे लगता है कि अगर हम वापस से उस अनाथ आश्रम में जाएंगे, दृश्यम नाम बताएंगे तो हमें ज़रूर हेल्प मिलेगी और मुझे तो अभी अपने बाबा और प्रतिमा आंटी से भी मिलना है। वह दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम अभी थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाएगी तभी वहां जाएंगे। उसकी यह सारी बातें सुनकर श्रेया उसे बस एकटक देखती रही। तभी अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, व्हाट हैपेंड? तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या मेरा प्लान तुम्हें ठीक नहीं लगा? क्या मैं कहीं कंफ्यूज हो रही हूँ? तभी श्रेया ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, तुम जो बोल रही हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि वह अनाथ आश्रम कहाँ है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? यह सुनकर अंतरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोली, तुम्हें नहीं पता? वह दिल्ली का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम है। उसके बारे में गूगल मैप पर तो तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम वहां आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी देर में हम अनाथ आश्रम के लिए निकलेंगे। इसके जवाब में श्रेया ने इसी के साथ अपना सिर हिलाया और अंतरा कमरे में चली गई। लेकिन इधर उसके जाने के बाद श्रेया ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी अंतरा, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितनी खुशी से वहां जा रही हो, तुम्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगर सच में तुम कभी भी अपने उस दोस्त से मिलो तो वह दोस्त भी तुम्हें इसी तरह याद रखे जैसे तुम आज उसे याद कर रही हो। यह सब कहते हुए वह भी अपनी जगह से उठी और सीधे कमरे में चली गई। इधर दूसरी तरफ ओबराय पैलेस में इस वक्त दृश्यम गार्डन में हेडफोन लगाए टहल रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए था। तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही दृश्यम एकदम से अपनी जगह रुक गया। उसने आसपास देखा तो उसे पेड़ के पास एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। उस बिल्ली को देखते ही दृश्यम अपने कदम पीछे लेने लगा और बोला, एक बार फिर से मुझे बिल्ली दिखाई दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह बिल्ली मुझे मेरी दोस्त अंतरा की याद दिलाती है। मैं अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वह इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मुझे नफरत है बिल्लियों से। आई हेट कैट। यह कहते हुए वह दौड़कर दृश्यम जब अंदर आया तो सोफे पर बैठी सुरेखा जी उसे देखकर बोली, क्या हुआ दृश्यम बेटा, तुम इस तरह परेशान होकर क्यों अंदर आ रहे हो? दृश्यम ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं दादी, एक्चुअली यहाँ के इन्वायरमेंट में अभी मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। यह सुनकर सुरेखा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे पहाड़ी वाले फार्म हाउस पर चले जाओ। वहाँ पहाड़ के आसपास ठंडी हवाएं चलती हैं, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। यह सुनकर दृश्यम ने कहा, आई थिंक यू राइट, मुझे वहाँ पर वाकई बहुत अच्छा लगेगा। शायद मुझे कुछ वक्त के लिए वहीं पर चले जाना चाहिए। यह सुनकर सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन तभी वहां रोली जी ने आते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। यह सुनकर दृश्यम ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में रोली ने कहा, अभी अभी तो अब्रॉड से आए हो और अब तुम वापस से हमसे दूर रहने जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ। पहले ध्रुव अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा चुका है और अब अगर तुम भी चले गए तो यह पूरा घर खाली हो जाएगा। इसके जवाब में दृश्यम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओके मॉम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। ऑल राइट। यह सुनकर रोली मुस्कुरा दी। लेकिन तभी सुरेखा ने कहा, दृश्यम बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दानिश से एक बार भी बात हुई थी? दानिश का जिक्र सुनते ही अचानक से दृश्यम के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं दादी? जब आप सबसे उनकी बात नहीं हुई तो मेरी कहाँ से बात हो सकती है? तभी सुरेखा ने उसे घूरते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर तुम जिस तरह से बता रहे हो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर तुम्हारी दानिश से बात होती है, और सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े भाई की भी होती है। तुम तीनों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हो,
लेकिन अभी मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। यह सुनकर अब रोली भी दृश्यम को घूरते हुए बोली, दृश्यम, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वाकई तुम्हें दानिश के बारे में सब कुछ पता है? इसके जवाब में दृश्यम ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, पर दादी, आप दोनों के लिए क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? मुझसे पूछताछ क्यों कर रही हो? अगर मुझे उनके बारे में कुछ पता होता तो मैं जाहिर तौर पर आप दोनों से जरूर बताता। आप दोनों से मैं छुपा कर क्या करूँगा? और मुझे परेशान मत कीजिए। ऑलरेडी यहाँ के इन्वायरमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऊपर से आप दोनों के सवाल को सुनकर मुझे और भी ज़्यादा बैड फील हो रहा है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। थोड़ा म्यूजिक सुन लूँगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा। यह कहकर वहाँ से सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर उसे जाते देख रोली ने फिर सुरेखा जी से कहा, मुझे लगता है आप बेवजह ही दृश्यम पर शक कर रही हैं। अगर उसे दानिश के बारे में कुछ पता होता तो वह जरूर बताता। लेकिन इसके जवाब में सुरेखा जी ने कहा, अब चाहे वह बताए या ना, लेकिन मैंने अपने एक बहुत ही खास आदमी को इस काम पर लगा दिया है। बहुत जल्द दानिश के बारे में सारी न्यूज हमें मिलने वाली है। यह सुनकर रोली ने फिर अपना सिर हिला दिया और वहां से सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ दृश्यम अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसने अपना फोन उठाया और बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम तीनों भाई एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हम तीनों भाई एक दूसरे के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करेंगे। अगर दानिश भाई अभी आप सबके सामने नहीं आना चाहते तो मैं कभी उनके बारे में आप सब से नहीं बताऊंगा। यह कहते हुए उसने अपना फोन देखा। फोन देखते ही उसका मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, मैं जब जब भी यह बेकार सा फोन देखता हूँ मुझे अपने प्यारे से फोन की याद आ जाती है। पता नहीं वह चोर इस वक्त मेरे फोन के साथ क्या कर रहा होगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी जाऊं और उसका गला दबा दूं। मैंने सोचा था कि मैं उन सभी मेमोरीज को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लूंगा, पर ट्रांसफर करने से पहले मेरा फोन मेरे हाथ से ट्रांसफर हो गया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अपना फोन उठाया और उसने किसी के पास कॉल डायल किया। उधर से थोड़ी देर बाद कॉल पिक हुआ। अब दृश्यम ने गुस्से के साथ कहा कि आपने पता लगाया मेरा फोन किसने चोरी किया है और मेरा फोन कब तक मुझे वापस मिलेगा। उधर से एक आदमी की आवाज आई, सर हम उसके बारे में ही पता लगा रहे हैं। एक्चुअली वहां के सीसीटीवी कैमरा भी उस वक्त खराब थे, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम उसके बारे में कैसे पता लगाएं। यह सुनकर दृश्यम ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर क्या यह मेरी प्रॉब्लम है कि आप सब एक मामूली से चोर को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं? दृश्यम के चिल्लाने से उधर से उस आदमी ने तुरंत डरते हुए कहा, नहीं नहीं बॉस, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमारी प्रॉब्लम है और जल्द ही हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। बहुत जल्द हम आपको आपका फोन लौटाएंगे। तभी दृश्यम ने उसके साथ कहा, मुझे वह चोर भी चाहिए। मैं उस चोर को देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी औकात हुई जिसने दृश्यम ओबराय के फोन को चुराया है। इसके जवाब में उधर से आदमी ने कहा, जी बॉस, जैसा आप चाहें, हम बहुत जल्द चोर को भी आपके सामने लेकर आएंगे। इसके बाद कॉल कट हो गया। अदृश्यम ने गुस्से से फोन को बेड पर पटक दिया और सीधे वॉशरूम में चला गया। उधर दूसरी तरफ एक छोटे से घर में इस वक्त कहर किचन में थी और वह इस वक्त कुकिंग कर रही थी। तभी सोफे पर एक बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हो चुकी हूँ, तुम वापस आ जाओ। मुझे पता है तुम किचन में काम नहीं कर पाती और ना ही तुम ठीक से खाना बना पाती हो। तुम वापस आओ, मैं खाना बनाती हूँ। इसके जवाब में कहर ने कहा, नहीं दादी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आराम कीजिए। आज का खाना मैं मैनेज कर लूंगी। सिर्फ हम ही दोनों हैं। मुझे पता है मैं जैसा भी खाना बनाऊंगी आप खुशी खुशी खा लेंगे, इसलिए आज के दिन आप एडजस्ट कर लीजिए। इसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, लेकिन बेटा तुम सारा दिन बाहर काम करती हो और फिर रात को ऐसे घर आकर खाना भी बनाओगी, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। पहले ही मैं तुम्हारे सिर पर एक बोझ की तरह हूँ, इसलिए प्लीज बेटा बाहर आ जाओ।
मैं सारा काम करती हूँ। यह सुनकर अब कहर एक सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने खुद से कहा, दादी मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या काम करती हूँ। अगर दादी को गलती से भी पता चल गया कि मैं दुनिया की नज़रों में एक चोर हूँ और मैंने उनसे झूठ बोला है कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ, तब तो वह पता नहीं मुझसे कितना ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। और तो और मैं दुनिया वालों के सामने एक अलग ही पर्सनालिटी रखती हूँ। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यह मेरा अब काम बन चुका है। मैं बिना चोरी किए रह नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे दादी से यह सारी बातें जल्द से जल्द क्लियर करनी होंगी, जिससे मैं उनका दिल भी ना तोड़ सकूं। तभी फिर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा क्या हुआ? तुम्हें कुछ जरूरत है क्या? मैं आकर मदद करूं? तभी कहर ने गुस्से के साथ कहा, दादी मैंने कहा ना, चुपचाप जहां बैठी हो वहां बैठी रहो। मैं कर लूंगी सारा काम, आप आराम कीजिए। यह कहते हुए वह वापस से अपना काम करने लगी। अब दादी की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन तभी कहर के दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, ओह नो, उस फोन को तो मुझे जल्द से जल्द बेचना है, पर आज तो मैं चोर बाजार जा ही नहीं पाई। कल मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। वह फोन काफी ज्यादा महंगा दिखाई दे रहा है, उसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और फिर उन पैसों से मैं दादी की अच्छी मेडिसिन लेकर आऊंगी। यह कहते हुए उसकी आंख में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह इंसान जो कोई भी था, काफी अमीर घर का लग रहा था। उस बेचारे को पता भी नहीं कि मैं उसके फोन का क्या हाल करने वाली हूँ। लेकिन क्यों ना उससे पहले मैं उसके फोन को एक बार चेक करूं। लेकिन इस तरह किसी की पर्सनल चीजों को चेक करना सही नहीं होता है। पर कौन सा अब वह उसका फोन है, वह अब एक तरफ से मेरा फोन हो चुका है। इसलिए मैं उस फोन में जो मर्जी चाहे वह कर सकती हूँ। यह कहते हुए कहर के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था और कार अनाथालय के बाहर आकर रुकी। उस कार से अंतरा व श्रेया दोनों ही एक साथ बाहर निकली। तभी अंतरा ने अनाथालय को देखकर प्यार से कहा, यह वही अनाथालय है जहाँ बचपन में मैं यहाँ रहती थी और यहाँ पर मेरी बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें हैं। वैसे ज़्यादातर बुरी यादें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लीना आंटी रहती थी। वह हमेशा मुझे परेशान करती थी, पर शायद वह अभी भी होंगी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगी। अंतरा की यह सारी बातें सुनकर श्रेया ने उसके कंधे को थपथपा कर कहा, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अंदर चलना चाहिए। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या क्या बदला होगा। यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हिला दिया। वह उसके साथ सीधे अनाथ आश्रम में चली गई। वह चारों तरफ अंदर देखते हुए चल रही थी। वहां बहुत कुछ बदल गया था। बहुत सारी चीजों में चेंज आ गए थे। यह सब कुछ देखकर अंतरा ने अपने पुराने दिन याद करते हुए कहा, तुम्हें पता है श्रेया, मैं हमेशा इसी गार्डन में खेला करती थी, पर मैं हमेशा अकेले खेला करती थी, क्योंकि कोई बच्चा मेरे साथ खेलने नहीं आता था। पर मैं अकेले ही बहुत इंजॉय करती थी और मैं उस झूले पर हमेशा झूला करती थी। और तो और मैं हमेशा लड्डू चुरा कर खाती थी। उसकी यह सारी बातें सुनकर श्रेया हंसते हुए बोली, इसका मतलब तुमने बचपन में बहुत इंजॉय किया है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हें बचपन में यह सब कुछ करने को मिला। और एक जगह मुझे देख लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ बचपन में किताबों के साथ ही खेलने के लिए छोड़ दिया गया। हमेशा डैड मुझे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही करवाते थे, इसलिए मैं कभी इन सब के मजे ही नहीं ले पाई। यह सुनकर अंतरा ने प्राउड होकर कहा, इस बात में मैं तुमसे बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत शरारती थी, इतनी शैतानियां करती थी कि कोई भी मेरे पास ही नहीं आता था। इनफैक्ट कोई फैमिली मुझे अडॉप्ट नहीं करती थी। वह तो मेरे दोनों डैडी बहुत ही स्मार्ट हैं, जिन्हें मेरे अंदर स्मार्टनेस दिखी और मुझे अडॉप्ट कर लिया, वरना शायद मैं अभी भी इसी अनाथ आश्रम में होती। उसकी सारी बातें थोड़ी पेनफुल थी, लेकिन अंतरा बहुत ही हंसी मजाक के साथ इसे बता रही थी। श्रेया ने यह महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जवाब दिया, अंतरा यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। अंतरा ने स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया।
लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आई, तुम दोनों लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो और तुम दोनों अंदर कैसे आई? उस आवाज को सुनते ही अंतरा व श्रेया दोनों ही चौंक गई। वह दोनों तुरंत पीछे मुड़ी तो वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर अंतरा ने नासमझी में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस औरत को पहचानती हूँ। यह कहते हुए वह उसे ध्यान से देखने लगी और तभी उसने कहा, रचना दीदी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत, जिसका नाम रचना था, वह अंतरा को गौर से देखने लगी। अंतरा को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, अंतरा, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई? यह कहते हुए वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई। अंतरा भी उनसे मिलने लगी। श्रेया भी उनसे मिली और फिर अंतरा ने चारों तरफ देखकर कहा, बाकी सब कहाँ हैं? प्रतिमा आंटी और बाबा, मुझे उन सब से मिलना है। इसके जवाब में दूसरे ही पल रचना ने उदासी के साथ कहा, बेटा, तुमने आने में काफी देर कर दी। यह सुनकर अंतरा को एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में दूसरे पल रचना ने कहा, तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चल बसे और अब सिर्फ मैं और प्रतिमा ही इस पूरे अनाथालय को संभालते हैं। जैसे अंतरा ने यह सुना, वह बिल्कुल शॉक रह गई। अंतरा ने जैसे ही यह सुना कि राकेश जी की मौत हो चुकी है, वह एकदम से शॉक हो गई। दूसरे ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? क्या वाकई उनकी मौत हो गई? लेकिन कैसे और कब? इसके जवाब में रचना जी ने उदासी के साथ कहा, 4 साल पहले उन्हें एक खबर मिली थी और उस खबर को सुनकर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं मर गए। यह सुनकर अंतरा ने फिर से सवाल किया, कैसी खबर? ऐसी कौन सी उन्हें खबर मिली जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई? तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारे मरने की खबर मिली थी उन्हें, इसलिए वह मर गए, लेकिन तुम तो जिंदा होकर वापस आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी? यह सुनते ही अंतरा एक बार फिर से शॉक हो गई। वह तुरंत पीछे मुड़ी तो इस वक्त वहां पर लीना खड़ी थी। लीना आज भी उसी तरह तेज तर्रार दिखाई दे रही थी। लीना को देखकर श्रेया ने धीरे से कहा, कहीं यह वही तुम्हारी लीना आंटी तो नहीं है जो हमेशा तुम्हें ताने मारती थी और परेशान किया करती थी? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, सर हाँ, में हिला दिया, जिसे देखकर श्रेया ने मुस्कुरा कर कहा, यह दिख ही मुझे ऐसी रही है। तभी अंतरा ने रोते हुए लीना से कहा, आंटी, यह क्या कह रही हैं आप? क्या वाकई वह मेरी मौत की खबर सुनकर? इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि राकेश जी की मौत हो चुकी है। राकेश जी ने अंतरा को आश्रम के सभी बच्चों से सबसे अलग प्यार दिया था। वह जब यहाँ आ रही थी तो वह बहुत ज्यादा खुश थी और वह जल्द से जल्द बस उनसे ही मिलना चाहती थी। तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, अंतरा को घूरते हुए कहा, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। जब से तुम्हें वह दोनों यहाँ से लेकर गए हैं, तब से तुम्हारा रुतबा ही अलग हो गया, काफी बड़ी हो गई हो। लेकिन अफसोस, तुमने एक इंसान की जान ली है। तुम्हें तो खुद को माफ नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी खुद की जान ले लेनी चाहिए। यह सुनकर अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तभी पीछे से प्रतिमा की गुस्से भरी आवाज आई, लीना, तुम क्या कभी सुधर नहीं सकती? आज इतने सालों बाद तो अंतरा आज मिलने आई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वही नफरत दिखाई दे रही है। इसी आवाज को सुनकर अंतरा पीछे की तरफ देखने लगी, जहां प्रतिमा गुस्से के साथ अंदर आ रही थी। प्रतिमा को देखते ही अंतरा दौड़ते हुए उनके पास गई और वह तुरंत उनके सीने से लग गई। वह रोते हुए बोली, प्रतिमा आंटी, क्या वाकई बाबा की मौत हो गई है और क्या उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बेहद प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि लीना यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कह रही है। तुम्हें तो पता है ना कि यह किस तरह की औरत है।
यह सुनकर लीना ने दांत पीस कर कहा, आप इससे ज्यादा गलत चीज मत बताइए, जो सही है वही बताइए। और सच यह है कि इसकी वजह से ही राकेश जी की मौत हुई है और इसे ही कुछ मौत का जिम्मेदार माना जाएगा। यह सुनकर अंतरा की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। तभी प्रतिमा ने गुस्से के साथ कहा, लीना, यह तुम्हारी गलतफहमी है। उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से हुई थी और ना कि कोई खबर सुनकर। यह बात तुमने अफवाह में फैलाई थी। यह सुनकर लीना गुस्से से उन्हें देखने लगी। तभी श्रेया लीना की तरफ जाकर गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी, अगर अब आपने गलती से भी मेरी दोस्त को कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। इसलिए आइंदा से मेरी दोस्त को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। और हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता लगाने आए हैं। इसलिए हमसे बात करके आप ना तो अपना टाइम वेस्ट करो और ना ही हमारा, क्योंकि आपके पास तो भले ही वेस्ट करने के लिए टाइम होगा, पर हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यह कहकर वह अब अंतरा की तरफ मुड़ी और बोली, तुम यहाँ जो काम करने आई हो पहले हम उसे कर लेते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली है और हमें घर भी जाना है। यह सुनकर फिर अंतरा ने अपना सर हिला दिया। लीना वहां से गुस्से से चली गई। फिर तभी प्रतिमा ने कहा, बेटा, तो क्या तुम यहाँ हमसे मिलने नहीं आई हो? क्या तुम किसी काम से आई थी? इसके जवाब में अंतरा ने अपना सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं आपसे मिलने भी आई थी और अपना एक इम्पॉर्टेंट काम भी कराने आई थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।